सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने कोलाइडी विलयनों के कुछ गुणों जैसे अणुसंख्य गुणधर्म, गतिज गुणधर्म, प्रकाशिक गुणधर्म तथा टिंडल प्रभाव, वैद्युत गुणधर्म इत्यादि के बारे में पढ़ा। अब आज हम लेते हैं एक अगला गुण जिसे स्कंदन या फ्लैकुलेशन कहते हैं। किसी भी कोलाइडी विलयन का स्थायित्व उसमें उपस्थित कोलाइडी कणों के आवेश के कारण होता है। समान आवेश युक्त होने के कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे के समीप आकर एक दूसरे से मिलकर आकार में वृद्धि नहीं कर पाते, लेकिन जब इनके ऊपर उपस्थित आवेश को नष्ट कर दिया जाता है तो ये आपस में जुड़कर के बड़े कण बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। जब इनका आकार कोलाइडी कणों की निश्चित सीमा से बढ़ जाता है तो इनका अवक्षेपण हो जाता है। कोलाइडी कणों का अवक्षेपण ही स्कंदन या फ्लैकुलेशन कहलाता है। परिभाषा में देते हैं, वैद्युत अपघट्य के मिलाए जाने पर कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण प्रक्रम को स्कंदन या फ्लैकुलेशन कहते हैं। अब स्कंदन या फ्लैकुलेशन के लिए एक नियम है जिसको हम हार्डी-सुलज़े नियम कहते हैं। किसी भी वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता या स्कंदन करने वाले आयनों की संयोजकता पर ही निर्भर करती है। जैसे स्कंदन के लिए आवश्यक है कि कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश वाले वैद्युत अपघट्य मिलाया जाए। जैसे अगर कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन है तो उसके स्कंदन के लिए ऋणावेशित आयन युक्त वैद्युत अपघट्य मिलाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो उसके लिए धनायन युक्त कोलाइडी वैद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा। हार्डी-सुलज़े नियम इसी आयनों की मिलाए गए वैद्युत अपघट्य के आयनों की स्कंदक शक्ति के बारे में है और कहते हैं कि कोलाइडी विलयन में मिलाए जाने वाले विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, कोलाइडी विलयन के लिए उसकी स्कंदक क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अर्थात वैद्युत अपघट्य के आयनों की स्कंदक शक्ति उसकी संयोजकता की अनुक्रमानुपाती होती है। संयोजकता जितनी अधिक बढ़ेगी उतनी ही अधिक उसकी स्कंदक शक्ति होगी। किसी साल के स्कंदन के लिए एक वैद्युत अपघट्य की हम देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए आर्सेनियस सल्फाइड के स्कंदन के लिए अलग अलग आर्सेनियस सल्फाइड एक ऋणावेशित साल है और इसके लिए धनावेशित आयनों का मिलाया जाना आवश्यक है। तो स्कंदक शक्ति दिया हुआ है, एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव 3 धनावेश है, H ग्रेटर देन बेरियम डाई पॉजिटिव द्विधनायन है, H ग्रेटर देन सोडियम मोनोपॉजिटिव सिंगल धनायन है।
इसी प्रकार अगर कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन है जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसके लिए ऋणायनों की स्कंदक शक्ति आप देखो, फेरोसाइनाइड आयन 4 नेगेटिव, H greater than phosphate ion 3 negative, H greater than sulfate ion 2 negative, H greater than chloride ion। अर्थात आयनों पर जितना अधिक धनावेश या ऋणावेश होगा उस आयन की स्कंदक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अब देखते हैं फ्लैकुलेशन मान क्या है। किसी साल के स्कंदन के लिए एक विद्युत अपघट्य की आवश्यक न्यूनतम सांद्रता मिली मोल प्रति लीटर में उस वैद्युत अपघट्य का फ्लैकुलेशन मान कहलाएगा। अर्थात कोई भी कोलाइडी विलयन है, उस कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण के लिए किसी भी वैद्युत अपघट्य की आवश्यक न्यूनतम मात्रा उस कोलाइडी विलयन के लिए वैद्युत अपघट्य का फ्लैकुलेशन मान कहलाएगा। अर्थात जितनी न्यूनतम मात्रा उसको अवक्षेपित करने के लिए आवश्यक होगी वह उसका फ्लैकुलेशन मान होगा। जैसे दिया हुआ है, इस टेबल को देखिए। स्कंदन सोडियम आयन के लिए फ्लैकुलेशन मान 52 है, पोटेशियम के लिए 50 है, हाइड्रोजन के लिए 30 है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव के लिए 0.72 मिली मोल प्रति लीटर में है। बेरियम के लिए 0.69 है, जिंक आयन के लिए 0.68 है और एल्युमिनियम आयन के लिए 0.093 है। ऐसे ही ऋणायनों में देखिए, ब्रोमाइड आयन के लिए 138 है, क्लोराइड के लिए 132 है, नाइट्रेट के लिए 132 है, क्रोमेट आयन के लिए 0.315 है, सल्फेट के लिए 0.210 है, ऑक्सलेट के लिए 0.238 है और फेरोसाइनेट के लिए 0.096 है। अर्थात आयन पर जितना आवेश अधिक है उसकी आवश्यक न्यूनतम मात्रा का मान उतना ही कम है। स्कंदन क्षमता जो है वो फ्लैकुलेशन मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात स्कंदन क्षमता इज प्रोपोर्शनल टू 1 फ्लैकुलेशन मान। अब कुछ अन्य विधियों द्वारा भी स्कंदन कराया जाता है, जैसे विद्युत कण संचलन द्वारा। अगर किसी कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, वहां पहुंच के वो आवेशहीन हो जाते हैं, जिसके कारण कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है। नंबर 2 है विपरीत आवेशित साल्स को मिलाने पर। अगर दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो कोलाइडी कण आपस में विद्युत उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण उनका अवक्षेपण हो जाता है या स्कंदन हो जाता है। और नंबर 3 है निरंतर अपोहन द्वारा। पहले भी हम बता चुके हैं कि कोलाइडी विलयन के अस्थायित्व के लिए वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा ही आवश्यक है। किसी भी कोलाइडी विलयन का अगर लगातार अपोहन कराया जाए तो वैद्युत अपघट्य के अंतिम अवशेष भी झिल्ली में गमन कर जाते हैं और उस स्थिति में वैद्युत अपघट्य की पूर्ण अनुपस्थिति में जो कोलाइडी विलयन है अस्थायी हो जाता है और उसका स्कंदन हो जाता है या अवक्षेपण हो जाता है। अब अगला गुण देखते हैं रक्षी कोलाइड तथा स्वर्ण संख्या। द्रव विरोधी कोलाइड जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, क्रोमियम, आर्सेनियस, सल्फाइड इत्यादि के कोलाइडी विलयन बहुत ही अस्थायी होते हैं तथा
वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा में भी इनका अवक्षेपण हो जाता है। इसे काफी समय तक रखा नहीं जा सकता, लेकिन द्रव स्नेही कोलॉइड अधिक स्थायी होते हैं तथा विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में भी इनका स्कंदन नहीं होता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ द्रव स्नेही कोलॉइड जैसे जिलाटिन या स्टार्च के कोलॉइडी विलयन की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाता है, जिससे उनका स्कंदन नहीं हो पाता है। तो किसी द्रव स्नेही कोलॉइड का उपयोग करके वैद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन की स्कंदन क्षमता से रक्षा करने के प्रक्रम को कोलॉइडी विलयन का रक्षण कहा जाता है। अर्थात जब किसी द्रव विरोधी कोलॉइड में कोई द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलॉइड का स्थायित्व बढ़ जाता है। यह घटना रक्षण कहलाती है। इसका उद्देश्य प्रयुक्त द्रव स्नेही इस उद्देश्य में जो द्रव स्नेही कोलॉइड प्रयुक्त किया जाता है उसे रक्षी कोलॉइड कहते हैं तथा द्रव विरोधी कोलॉइड को रक्षित कोलॉइड कहा जाता है। जैसे गोल्ड का एक द्रव स्नेही कोलॉइड यहां दिया हुआ है। अब इस द्रव स्नेही कोलॉइड की सतह पर द्रव विरोधी कोलॉइड के कणों की सतह पर द्रव स्नेही कोलॉइड के कण अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण इन पर एक रक्षात्मक आवरण बन जाता है, जिससे इसका अवक्षेपण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो कोलॉइडी कण द्रव स्नेही कोलॉइड है वो रक्षी कोलॉइड का काम करते हैं तथा द्रव विरोधी कोलॉइड को रक्षित कोलॉइड कहा जाता है। अब देखते हैं इस द्रव स्नेही कोलॉइड के द्रव विरोधी कोलॉइड के रक्षण से संबंधित स्वर्ण संख्या। किसी द्रव स्नेही कोलॉइड की रक्षण क्षमता को स्वर्ण संख्या से प्रदर्शित करते हैं और परिभाषा में कहते हैं कि किसी रक्षी कोलॉइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में व्यक्त उसकी वह न्यूनतम मात्रा है जो एक 10 मिली स्वर्ण साल में स्कंदन रोकने में उस समय ठीक पर्याप्त होती है, जबकि स्वर्ण साल में 10% सोडियम क्लोराइड विलयन का 1 मिली विलयन मिलाया जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में मिलीग्राम में रक्षी कोलॉइड की वह मात्रा जो 100 मिली स्वर्ण के कोलॉइडी विलयन का 10 मिली सोडियम क्लोराइड 10% सोडियम क्लोराइड के 1 मिली द्वारा होने वाले अवक्षेपण को रोक सके वह कहलाती है स्वर्ण संख्या। अर्थात 100 मिली गोल्ड क्लोराइड के विलयन में मिलाई गई
रच्छी कोलाइड की जिलेटिन या स्टार्च की वह मात्रा जो 10% सोडियम क्लोराइड के 1 मिली द्वारा होने वाले अवक्षेपण को रोक देगी, वह कहलाएगी वह उसकी स्वर्ण संख्या। अब स्वर्ण संख्या भी दी हुई है, आप देखिए जिलेटिन की मात्रा मिलीलीटर में है 0.005 से 0.01, कैसीन का 0.01 से 0.02, हीमोग्लोबिन 0.03 से 0.07, एल्ब्यूमिन का 0.08 से 0.1, अरेबिक गोंद का 0.1 से 0.15, डेक्स्ट्रीन का 6 से 20 मिली और स्टार्च का 20 से 25 मिली। तो यह स्वर्ण संख्या का मान कम होने पर रच्छी कोलाइड की रक्षण क्षमता अधिक होती है तथा जिसका स्वर्ण संख्या का मान अधिक है उसका रक्षण क्षमता कम। अब इनके अनुप्रयोग देखते हैं। पहला है खाद्य पदार्थ तथा औषधियां। बहुत सारे खाद्य पदार्थ, दूध, मक्खन, ये सब कोलाइडी प्रकृति के हैं और इनका उपयोग जो है खाने में किया जाता है कोलाइडी विलयन के रूप में। बहुत सारी प्रभावकारी औषधियां भी हैं, जैसे लीवर तेल, कार्ड लीवर तेल। ये एंटीबायोटिक्स भी है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इनका उपयोग कोलाइडी विलयन के रूप में किया जाता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जल का शुद्धिकरण करते हैं। जल में विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य जैसे फिटकरी या एल्युमिनियम सल्फेट मिलाकर इसका शोधन करते हैं। यह शोधन स्कंदन की घटना के रूप में होता है, जैसे जल में धूल, मिट्टी इत्यादि होती है जो परिक्षिप्त अवस्था में रहते हैं। इन्हें साधारण रूप से छान के अलग नहीं करते हैं, तो इसमें फिटकरी इत्यादि मिलाकर इसका स्कंदन करा देते हैं। तीसरा है बाहित मल का विसर्जन। सीवेज जो होता है उसमें गंदगी और मिट्टी के कण होते हैं जो कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनको वैद्युत कण संचलन के द्वारा पृथक करते हैं। सीवेज जल को एक सुरंग से गुजारा जाता है। इसमें धातुओं के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इनको उच्च विभव पे रखते हैं। इसमें जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ गति कर देते हैं और जिससे वो उदासीन होकर आपस में जोड़ करके स्कंदित हो जाते हैं। धुएं का अवक्षेपण है। धुआं एक कोलाइडी तंत्र है जिसमें कार्बन के कोलाइडी कण वायु में परिक्षिप्त रहते हैं, जिससे वह प्रदूषित रहती है। इसको अवक्षिप्त कराने के लिए जो चिमनियां हैं उनमें मूलतः काटरल अवक्षेपक का उपयोग करते हैं। धुएं को एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें कई धात्विक प्लेटें रहती हैं। ये प्लेटें एक धातु के तार से जुड़ी रहती हैं जिनमें कार्बन के विद्युत आवेशित कर विपरीत प्रकार के प्लेटों में अवक्षिप्त हो जाते हैं। आप देखिए, ये एक कक्ष में धुआं प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें हाई वोल्टेज का एक तार लटक रहा है जिसमें कई प्लेटें लगी हुई हैं और ये प्लेटें कार्बन को अवक्षिप्त कर देती हैं और डस्ट फ्री जो गैस है वो बाहर चिमनी से निकल जाता है। तो धुएं के अवक्षेपण में भी इसका उपयोग करते हैं। अप्राकृतिक वर्षा। बादल खुद ही एक कोलाइडी तंत्र है। इसमें जलवाष्प तथा धूल के कण मिश्रित होते हैं। बादलों में उपस्थित जल के कारण आवेश युक्त हो जाते हैं। बादलों में उपस्थित आवेशों को उदासीन करके वर्षा की जाती है। इसको अप्राकृतिक वर्षा कहा जाता है। अगला है रबर उद्योग। रबर के पेड़ से निकलने वाला लेटेक्स एक पायस है। इसमें ऋणावेशित रबर के कण जल में परिक्षिप्त होते हैं। लेटेक्स से रबर प्राप्त करने के लिए इसको उबाला जाता है
जिससे रबर के कण स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रकार स्कंदित कणों को प्राकृतिक रबर कहा जाता है। अगला है चमड़ा पकाना। चमड़ा को पकाने में चमड़ा के धनावेशित कोलॉइडी कणों को टैनिन पदार्थ के ऋणावेशित कणों द्वारा स्कंदित किया जाता है। इस प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। अगला है साबुन की प्रक्षालन क्रिया। साबुन का विलयन कोलॉइडी प्रकृति का होता है। हम पहले भी इसको देख चुके हैं। यह जल में घुलनशील पायस बनाने के कारण कपड़ों के तेलीय पदार्थ तथा गंदगी इत्यादि को अलग कर देता है। डेल्टा का बनना। कोई भी नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसके मिलने के स्थान पर रेत तथा मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित हो जाते हैं। इसको डेल्टा कहा जाता है। नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलॉइडी कण रहते हैं जो ऋणावेशित युक्त होते हैं। समुद्र के जल में धनावेशित आयन होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के धनायन होंगे। जब ये संपर्क में आते हैं तो नदी के जल में उपस्थित मिट्टी तथा रेत के कण ऋणावेशित समुद्री जल के धनावेशित आयनों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनका अवक्षेपण हो जाता है और वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं। आप यहाँ देखिए, नदी है, नदी जहाँ पर समुद्र से मिलती है वहाँ पर ये जो मिट्टी और रेत के कण हैं ये स्कंदित होकर के एक टीले या पहाड़ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिसको डेल्टा कहते हैं। ऐसे ही आकाश का नीला रंग। पृथ्वी के चारों ओर रिक्त स्थान को आकाश कहा जाता है। वायु में उपस्थित धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। लास्ट है रुधिर। रुधिर जल में विभिन्न पदार्थों का कोलॉइडी विलयन है। इसमें उपस्थित कोलॉइडी कण ऋणावेशित होते हैं तथा इनके ऋणावेशित कणों के स्कंदन धनायनों जैसे एल्यूमिनियम आयरन के द्वारा किया जा सकता है। शरीर के किसी भी स्थान पर चोट लगने पर फेरिक क्लोराइड या फिटकरी लगाने पर रक्त का बहना रोका जाता है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड या फिटकरी में उपस्थित आयरन तथा एल्यूमिनियम आयनों के द्वारा रक्त में उपस्थित कोलॉइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। अब है कोलॉइडी कणों का ये सभी था कोलॉइडी कणों का अनुप्रयोग। अब इससे ही संबंधित एक और है जिसको 60 में पढ़ेंगे, कोर्स में नहीं है ये। पायस। पायस क्या है? जब परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव होती है तो इस तंत्र को हम पायस कहते हैं। ये पायस जल में तेल प्रकार के और तेल में जल प्रकार के होते हैं। जल में तेल प्रकार का जो पायस है वो है द्रव वसा दूध है, और तेल में जल प्रकार का जो पायस है यह है कॉड लिवर आयल। मतलब जब जल परिक्षेपण माध्यम है और तेल परिक्षिप्त प्रावस्था है तो वो पहले प्रकार का है, जैसे दूध है। जब तेल परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम है और जल परिक्षिप्त प्रावस्था है वो दूसरा है कॉड लिवर आयल। पायसों का निर्माण कैसे होता है? दो द्रवों को प्रबल रूप से मिश्रित करके पायस बनाते हैं। इसे उच्च गति मशीन द्वारा या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर द्वारा आपस में मिश्रित करते हैं। इस प्रक्रम को पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, चूंकि पायस बनाने में दोनों प्रयुक्त जो द्रव हैं वो आपस में अमिश्रणीय होते हैं, इसलिए इनको एक स्थायी कारक की आवश्यकता होती है जिसे पायसी कारक कहते हैं।
अब पायस के प्रकार की पहचान। पहला है तनुता परीक्षण। इस परीक्षण में पायस में पानी की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। यदि मिलाया जाने वाला जल पायस में आसानी से मिश्रित हो जाता है तो यह पहले प्रकार का होगा, और यदि मिश्रित नहीं होता है तो वह दूसरा प्रकार का होता है। चालकता परीक्षण। इस परीक्षण में पायस में वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उसका चालकता मापन किया जाता है। यदि चालकता का मान बढ़ता है तो यह पहले प्रकार का, यदि चालकता में अंतर नहीं होता है तो यह दूसरे प्रकार का होता है। तीसरा है रंजक परीक्षण। इस परीक्षण में पायस में तेल घुलनशील रंजक को मिलाया जाता है। यदि पायस रंगीन हो जाएगा तो वह पहले प्रकार का है, यानी जल में तेल का। यदि रंजक मिलाए जाने पर कोई रंग प्राप्त नहीं होता है तो यह ऑयल इन वाटर प्रकार का पायस होगा। अब इनके गुणधर्म। साल में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की तुलना में पायस में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होता है। कोलाइडी विलयनों के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले गुण पायस भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे ब्राउनियर गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत संचरण, स्कंदन इत्यादि। इनका अनुप्रयोग। मुख्य रूप से इनका प्रयोग औषधियों, लोशन, क्रीम, मलहम इत्यादि के रूप में किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त फेन प्लवन विधि भी पायसों का ही अनुप्रयोग है। साबुन के पायसीकारक गुणों को कपड़ों, क्राकर इत्यादि को साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है। अब एक और देख लेते हैं, नैनोकण। नैनोकण उन अत्यंत सूक्ष्म कणों को कहा जाता है जिनका आकार 100 नैनोमीटर या इससे भी कम होता है। जैसे सीरियम ऑक्साइड के नैनोकणों का उपयोग दुर्घटनायुक्त रोगियों के शारीरिक रक्त में ऑक्सीजन मुक्त मूलकों को अवशोषित करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं। नैनो टेट्रापोड्स को कार्बन नैनो कणों के साथ संयुक्त कर संयोजी का उपयोग ईंधन सेलों के रूप में कम मूल्य के इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। तो ये थे नैनो कण। मूलतः ये नैनो कण भी कोलाइडी विलयन के ही अनुप्रयोग के रूप में देखे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।